हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त नया नया एमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। एमएस या एमफिल में अगर आपने एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर उस बात को डिस्कस करेंगे जो कि एमएस में एडमिशन लेते वक्त एक स्टूडेंट नहीं सोचता। कई ऐसी बातें होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है, लेकिन आप ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आप एडमिशन लेने के बाद पछताते रहते हैं। तो इन सारे सवालात के जवाबात लेने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सर हामिद अवान साहब को, जो कि इस्लामाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं। और इस वक्त इनकी जो पीएचडी है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है आखिरी मराइल में। हामिद हुसैन अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शामिल साहब, आपके लिए से? सर बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस वीडियो के लिए टाइम दिया। मसला नहीं जी, यू आर ऑलवेज वेलकम जी। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि जहाँ पे भी मौका मिले गाइडलाइन जरूर दी जाए अपनी कौम को, अपने दोस्तों को, जो अभी स्टूडेंट्स, जो भी यंग जनरेशन जो भी आगे फर्दर एक्सप्लोर करना चाहती है एजुकेशन की फील्ड को, रिसर्च की फील्ड को। तो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस। ओके। हामिद हुसैन अवान साहब, आप काइंडली हमें ये बताएं कि एक स्टूडेंट जो कि बीएस कंप्लीट करने के बाद एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ऐसी क्या है जो कि उसे ख्याल रखनी चाहिए? सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जी, वो है एटीट्यूड। जो एटीट्यूड अगर आपका नहीं है रिसर्च वाला, अगर आपका एटीट्यूड रिलेटेड टू योर नॉलेज, अगर वो ये है कि आप जस्ट वो एक कन्वेंशनल तरीके से आ गए हैं, किसी तरह से आपने 16 ईयर एजुकेशन पूरी कर ली है और उसके बाद जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री अगर आप ये करना चाहते हैं, तो आई वोंट रिकमेंड इट। ठीक है, इसमें पहली चीज जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए वो ये कि क्या वो उनका जो एक हर स्टूडेंट की एक बाइसनेस होती है, उसका एक मोड होता है। तो क्या उनका रिसर्च वाला मोड है या उनका इंडस्ट्री वाला मोड है? ठीक है, वो अगर ये समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री में जॉब वो एमएस के बाद शायद अच्छी कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। जो ग्रेजुएशन होती है एक स्टूडेंट को, एक किसी भी एक बच्चे को, जो वालिदैन की उम्मीदों का मरकज होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद उसको कमाना शुरू कर देना चाहिए। अगर उसका माइंड ये कहता है कि उसको फर्दर स्टडीज करना चाहिए, उसको एमफिल करना चाहिए, एमएस करना चाहिए, आगे पीएचडी करना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि किसी भी डोमेन से वो ताल्लुक रखता हो, चाहे वो साइंसेज की फील्ड हो, इंजीनियरिंग की फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड हो, तो उनको इंडस्ट्री में जो भी रेलिवेंट डोमेन हो उसमें एटलीस्ट साल 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर गेन करना चाहिए। ओके उसके हामिद बाद फिर साहब। आती है जी। जी ओके जी। हामिद साहब, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप ये रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि बीएस करने के बाद डायरेक्ट वो एमएस में एडमिशन ना लें, बल्कि पहले इंडस्ट्री में अपना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लें और उसके बाद 1-2 साल के एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद वो आकर एमएस में एडमिशन लें। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अमूमन सर मैं अगर बात करूँ ना तो बिल्कुल ये चीज़ मैं भी अक्सर जो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ऐसा है कि पहले डायरेक्ट एमएस में एडमिशन ना लें। और सर इसमें एक और बात भी होती है ना कि जब ये स्टूडेंट अभी ताज़ा ताज़ा बीएस करते हैं और एमएस में जाके एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि उनके जो क्लास फेलोज होते हैं वो कई ऐसे बड़े बड़े क्लास फेलोज होते हैं, एजेड क्लास फेलोज, जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो जब वो क्लास में बैठते हैं तो वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। जो नए बच्चे होते हैं वो उन सीनियर लोगों का मुकाबला नहीं कर पाते। तो जो क्लास का टीचर होते हैं वो तो जो पेपर वगैरह बनाते हैं वो तो सारी क्लास को देखते हुए बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो नए टीनेजर होते हैं जो कि अभी ताज़ा ताज़ा ग्रेजुएशन करके आए होते हैं, तो वो इस चीज़ का ना खमियाजा भुगतते हैं कि उन्हें लग रहा होता है कि एमएस बहुत मुश्किल है। असल बात यही है कि क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया हुआ था, तो वो उस लिहाज से ना नहीं चल पाते, जिसकी वजह से वो फेल होने लग जाते हैं इन चीज़ों में। ओके सर। इसमें ना दो बातें होती हैं जी, जी इसमें सर। दो बातें होती हैं। जी एक जी। बात तो ये है कि मतलब जो लोग हैं ना इस माइंडसेट के साथ गए हैं कि वो शायद इसके बाद कोई अच्छी जॉब हासिल कर सकेंगे, तो अच्छी जॉब के चक्कर में ही जो है ना वो हजारों लाखों लोग जो है ना वो पीएचडी तक पहुंच गए होंगे और इसको वो बिल्कुल। खेल समझ रहे होते हैं।
ठीक है। इवन पीएचडी करने के बाद भी लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, जो वो कहते हैं ना कि जी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कोई मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, मौका कैसे मिलेगा, जब हर बंदा यही काम करके खड़ा होगा, हर बंदे के हाथ में एक पीस ऑफ पेपर होगा जैसे वो डिग्री कहता है। तो वट एवर यूनिवर्सिटी की कोई भी ऊपर जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा किस चीज़ का है? फायदा इस चीज़ का है कि आपका आइडिया जो था जिसके ऊपर आपने एमएस या पीएचडी की है वो कितना स्ट्रांग था। रही बात दूसरी जो एज वाली, तो एज इतना मैटर नहीं करती। मतलब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एज में कम होते हुए भी सीनियर से आगे होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उनका एक्सपोजर भी उतना है। अगर उनका एक्सपोजर उतना नहीं है, हो सकता है वो एक अच्छे रिसर्चर साबित हों, लेकिन वो किसी सीनियर स्टूडेंट, कोई एजेड अगर एक्सपीरियंस बंदा है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से वो उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो बाज़ औक़ात वो पॉजिटिव साइड पे उनको ले जाता है और बहुत आगे चले जाते हैं, और कुछ लोगों को वो नेगेटिव साइड पे भी ले जाता है और वो डी-ट्रैक हो जाते हैं। ठीक है आमिर साहब, काइंडली हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि क्या एमएस में एडमिशन लेने से पहले ही स्टूडेंट अपना रिसर्च एरिया चूज कर ले, या फिर एडमिशन लेने के बाद चूज करे, जब उसे कोई सुपरवाइजर मिल जाए तो तब वो अपना रिसर्च एरिया चूज करे? आप क्या रिकमेंड करेंगे? इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक बंदा है जिसका माइंड रिसर्च वाला है, उसका एटीट्यूड अगर रिसर्च वाला है, वो रिसर्च कर सकता है, ठीक है। और ये रिसर्च वाली जो उसके अंदर एक जो कैपेबिलिटी होती है, ये डिटेक्ट होती है जब बंदा फील्ड में होता है, जब इंडस्ट्री में होता है। बीएस करने के फौरन बाद ना वो ये नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छा रिसर्चर साबित होगा। वो जब इंडस्ट्री में जाता है, इंडस्ट्री में उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सामने आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि क्या-क्या लिमिटेशंस हैं। जो लिमिटेशंस, जो प्रॉब्लम डोमेन्स उसको देखें। आप अगर एक मेडिकल फील्ड का बंदा है, वो अगर आगे एमफिल करना चाहता है अपनी फील्ड में, ठीक है, तो बायो साइंसेज की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, ठीक है, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल, जिस फील्ड का मैं खुद बंदा हूँ, आप भी हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो जब इंडस्ट्री में हम काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें फिर पता चलता है कि किस डायरेक्शन में रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च ये चीज़ नहीं है कि आप जो है उसको एक प्रोजेक्ट की तरह लें, एक जॉब की तरह लें और आप कर जाएँगे। रिसर्च जो होती है वो एक सोच का नाम होता है, एक क्रिएटिविटी का नाम होता है, एक आइडिया होता है। आपके आइडिया की कीमत होती है। अगर आपका आइडिया अच्छा है, वो आइडिया डेफ़िनेटली, अब इस तरह से तो नहीं हो सकता ना कि आप मतलब कि एक रात को सोएं और ख्वाब आपको आए और सुबह उठ के आप जनाब रिसर्च करना शुरू कर दें और आप कह देंगे कि आपको बड़ा कोई पावरफुल आइडिया है। डिपेंडिंग अपॉन के मतलब आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, आपका एक्सपोजर कितना है। नॉलेज बेसिस जो होती हैं वो इसी पर्पस के लिए जो है ना, ये इसी का बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं आपकी रिसर्च आइडिया का। अगर नॉलेज बेस आपके पास नहीं है, अगर ग्राउंड रियलिटीज आपके पास नहीं है, अगर आपने एक चीज़ की बुनियाद ही नहीं रखी है, तो उस पे आप इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी कर सकते हैं? अच्छा तो हामिद पहली चीज़ तो हुसैन रिसर्च। जी, 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 हामिद जी। अमान साहब, अमूमन जो ग्रेजुएशन करके स्टूडेंट आते हैं तो उनके पास ना पहले से उन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किए हुए होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और एक रिसर्च में क्या फ़र्क है? तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और रिसर्च कहाँ पर वेरी करते हैं? क्या फ़र्क, मेन फ़र्क क्या आता है इन दोनों में? जी, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है ना, वो आपको जो आपने 4 साल में पढ़ा होता है, इस हिसाब से मेरा ख्याल है कि आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, या इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा है। जी, तो जी, मैं बिल्कुल। इसी पर्सपेक्टिव में जवाब दूंगा। उसमें ऐसे है कि अगर तो उनका जो प्रोजेक्ट है वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें उन्होंने कोई इनोवेशन की है, तो इसका मतलब ये है कि इट कैन लीड टू अ वेरी गुड रिसर्च। अगर तो ऐसे है, उन्होंने इंडस्ट्री में जाके लोगों से मुलाकात की है और उसके ऊपर उनके ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो उससे पहले सॉल्व नहीं हुए थे कम्प्लीटली, मे बी पार्शली सॉल्व हुए हों, और उन्होंने उसको इन्हांस करके ज़्यादा बेटर सोल्यूशन दिया हो, फिर तो मैं कहता हूँ कि उन लोगों को ज़्यादा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय, उनको फ़ौरन आगे एमएस में जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना वो एक ऐसी फील्ड के साथ लिंक हो चुके हैं जिसका डोमेन नॉलेज जो है ना उनको उनकी डिग्री की कंप्लीशन का एक बहुत बड़ा उसमें उसका एक रोल है। लेकिन जो 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो प्रोजेक्ट का पर्पस होता है, वो जो कुछ उन्होंने स्टडी किया होता है 4 साल में,
उस सब का जो एसेंस होता है ना, उस सब की जो एप्लीकेशन होती है वो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में देनी होती है। जबकि रिसर्च जो होती है वो आपने एक ऐसी चीज इन्वेंट करनी होती है या डिस्कवर करनी होती है जो इससे पहले किसी ने डिस्कवर ना की। जब आप ये काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वहां पे जाके एमएस में जाने के बाद आपका जो मोड ऑफ स्टडी होता है दैट कंप्लीटली चेंजेस। वो ऐसे नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इट इज जस्ट लाइक पासिंग कोर्स इन बीएस। जैसे बीएस में कोर्स पास किया जाता है, जैसे बीएस में प्रोजेक्ट किया जाता है, इसी तरह से एमएस के अंदर प्रोजेक्ट नहीं होता। इसमें आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं। उसमें जो चीज़ आप 400 पेजेस की बुक में आप तलाश नहीं कर सकते, वो आपने 5 पेजेस के रिसर्च पेपर में फाइंड करनी होती है। उसके जो अंदर जो इम्प्लिसिट जो टर्म्स होती हैं, जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारे आपने ग्रैब करने होते हैं और उनको एक्सप्लेन करना होता है और फिर उसके बाद उनको इम्प्रूव करके आपने रिजल्ट्स देने होते हैं। ठीक है हामिद हुसैन, हामिद अमान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब व्यूअर्स, हामिद साहब का कहने का मतलब ये है कि अगर आप, बेहतर तो ये है कि आप ग्रेजुएशन के वक्त जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं तो आप फाइनल के प्रोजेक्ट ही ऐसा करें, वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि आप उस पर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लें, और वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि उसी को आप आगे मजीद एक्सटेंड करें और उसको एज ए रिसर्च लेकर चलें, और जब आप एमएस में एडमिशन के लिए जाएं तो वही प्रपोजल दें और उसको आगे लेकर चलें। हामिद साहब, आप काइंडली हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि जो रिसर्च टॉपिक है वो अपनी मर्जी से चूज करना चाहिए या सुपरवाइजर की मर्जी से चूज करना चाहिए? देखें, मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में और मतलब इवन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें क्या होता है कि आपसे रिसर्च प्रपोजल वो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस तरह से होता है कि उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि वही आपने रिसर्च करनी है। उसका पर्पज़ ये होता है कि वो आपकी मतलब वो जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो एक कैपेबिलिटी है, ठीक है, मतलब कि क्या आपका जो एटीट्यूड है, मैं उसे बार बार एटीट्यूड का वर्ड यूज करता हूँ ठीक है। क्योंकि और इसके अलावा कुछ बनता नहीं है, ठीक है। तो जो एटीट्यूड होता है दैट प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग वेदर यू आर अ गुड रिसर्चर और नॉट। तो अगर आप वो अगर आइडिया देते हैं तो वो आइडिया मतलब वो आपके यानी जाहिर करता है कि आप एक अच्छे रिसर्चर साबित हो सकते हैं या नहीं। आइडिया जो होता है वो आपको मिलता है जब आप सुपरवाइजर से मिलते हैं, और उसके अलावा जो आपको वहाँ पे जाके जैसे आपका माइंड बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है और वो बारीक किस्म की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है ना वो मैं सीएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ तो मैं ये बात करूँगा जी, ऐसे लोग अगर मतलब डाटा माइनिंग की तरफ या इमेज प्रोसेसिंग की तरफ अगर जाना चाहें तो दैट इज़ मच बेटर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका क्या कहते हैं, जो एक एक बाइसनेस इनकी होती है वो नेटवर्क्स की तरफ ज्यादा होती है, सिक्योरिटी की चीजें, हैकिंग की चीजें, वो सिर्फ जाना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उनका जस्ट शौक। एक होता है ना, एक बंदा कहता है जी आई हैव ए पैशन टू हैक दी वेबसाइट्स। ओके हामिद साहब, काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि सुपरवाइजर चूज करते वक्त वो किस नेचर का सुपरवाइजर चूज किया करें। अमूमन जो स्टूडेंट, जो एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ये शिकायत होती है कि उन्होंने जो सुपरवाइजर चूज कर लिया है वो शायद इतना सूटेबल सुपरवाइजर नहीं है, तो वो जब रिसर्च नहीं कर पाते या डगमगाते हैं किसी जगह पर, तो वो सारी चीज, सारा मलबा जो है अपने सुपरवाइजर पर डालने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एमएस की रिसर्च के लिए किस नेचर का सुपरवाइजर चूज करना चाहिए? कितना उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए? क्या वो फ्रेंडली, उसका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, या किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए सुपरवाइजर का? लेकिन जी बिहेवियर की जहाँ तक बात है ना, वो स्टूडेंट को पता चल जाती है जब वो क्लासेस में जाता है, जब वो कोर्सेज इसी इसी पर्पज के लिए होते हैं। 8 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं पहले एलएमएस में। 8 कोर्सेज जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 3 से 4 सेमेस्टर जो है ना वो आपने गुजारे होते हैं। 3 सेमेस्टर तो मिनिमम है ना, ठीक है। तीसरे सेमेस्टर में आप थीसिस 1 एनरोल करते हैं। तो अगर आपने पहले 1 साल के अंदर अंदर अगर सुपरवाइजर से कोई कोर्स नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मतलब वो रिस्क अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो पहले 1 साल में ना आप सुपरवाइजर जिसको आप चूज करने जा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ आप पहले नॉलेज गेन करें। उसका बिहेवियर भी आपको पता चल जाएगा, उसकी डोमेन भी पता चल जाएगी, उसकी एक्सपर्टीज भी पता चल जाएगी।
और फिर उसके बाद आपको मतलब खुद भी मैप करें कि क्या आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, अगर कंफर्टेबल है तो देन गो फॉर दैट सुपरवाइजर। अच्छा हामिद साहब, आप ये बताएं कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस मामले में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जो उनका एमएस या पीएचडी में सुपरवाइजर है उससे कितना एक फ्री हो कर रहे हैं स्टूडेंट, कितना दोस्ताना तल्लुकात होने चाहिए, कितना एक गैप होना चाहिए स्टूडेंट और उस सुपरवाइजर के दरमियान। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि सुपरवाइजर के साथ वो कितना एक गैप रख कर चलें और कितना यानी कि उनका आपस में जी। लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ ना कि आपका अगर बीएस का प्रोजेक्ट इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं या इवन अगर R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो आप लोगों से तो बाहर मिलते हैं। जब लोगों से बाहर मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको काफ़ी एक्सपोजर हो चुका होता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी कितनी हो गई हुई है, या मतलब आपने प्रोफेशनल लोगों से कैसे रिलेशनशिप रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप एमएस में जाते हैं तो यू मस्ट नो द एथिक्स, द प्रोफेशनल लेवल। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने सुपरवाइजर के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, उसमें कोई मतलब मेरा ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी उसके लिए स्टडी की जरूरत नहीं है, कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन उसी वक्त पैदा होता है कि जब बीएस लेवल तक स्टूडेंट्स ने आके सब कुछ पढ़ा है, डिग्रीज ली हैं, लेकिन उन्होंने मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो है ना वो स्टडी नहीं की है। तो अगर उन्हें प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अगर उनको बनाने आते हैं तो मेरा ख्याल है कि सुपरवाइजर जिस भी किस्म का हो वो उसके साथ प्रोफेशनल लेवल की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर का काम क्या होता है? सुपरवाइजर का काम ये होगा जी कि आपको एक डायरेक्शन देगा और बताएगा जी आप इसके ऊपर रिसर्च पेपर स्टडी करके अब जितना आपका काम जितना एक वीक में कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे एक मीटिंग लाजमी करें। अब उसके बाद जैसे आपको सुपरवाइजर गाइड करता जाता है आप उसके मुताबिक चलते जाएं, उसके मूड के मुताबिक आपने चलना है। ये भी आपकी रिसर्च का एक पार्ट है कि अगर चाहे वो जिस मर्जी मिजाज का हो, अगर आपने उसको उसकी टोन को समझ के उसके बिहेवियर के एक पैटर्न होता है, उसको देख के अगर आपने अपनी जो होता है ना पैटर्न उसको सेट कर लिया है तो मेरा ख्याल है कि यू विल बी मच कंफर्टेबल। बेशक उसके बारे में सारी दुनिया ही बुरा कह रही है, रिसर्च आपकी अपनी होती है, लिहाजा सुपरवाइजर को फिर बाद में ब्लेम करना वैसे ही गलत है जी। आपके ख्याल में सुपरवाइजर का कितना रोल होता है एक स्टूडेंट की रिसर्च कंप्लीट करने में या कराने में? सुपरवाइजर का कितने फीसद रोल होता है आपका, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 30 to 40% होता है जी। 30% से कम इस वजह से नहीं होता कि अगर आपका सुपरवाइजर ही अगर आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, या सुपरवाइजर की अगर ग्रिप ही नहीं है तो फिर मतलब खामखा जो है ना वो आप फिर इधर उधर ख्वार होंगे, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर आप मतलब डोमेन की हद तक अगर आप जो है वो सेटिस्फाइड हैं कि सुपरवाइजर ने आपको डायरेक्शन ठीक दी है और वो आपको जो आप वीकली मीटिंग में जब जाते हैं वो आप अगर किसी प्रॉब्लम में आपको एक हाई लेवल सोल्यूशन दे देता है तो दैट्स इट। उसके बाद अब आप ये कहना कि नहीं जी अब मैं काम नहीं कर पा रहा, तो फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन लेवल की डिटेल है, प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है या आइडिया की क्या कहते हैं उसमें रिफाइन करने की जरूरत है, तो वो रिसर्चर का काम है, वो सुपरवाइजर का काम नहीं है। हामिद साहब, आप काइंडली हमें ये बताएं कि अक्सर स्टूडेंट जब एमएस में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें डरा दिया जाता है कि उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो एमएस कोर्स वर्क के साथ कंप्लीट कर लें या फिर वो एमएस रिसर्च के साथ कंप्लीट कर लें। तो अमूमन जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को जूनियर्स अपनों को डरा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने रिसर्च चूज कर ली तो रिसर्च आपकी कम से कम 1 साल ले जाएगी, यानी कि 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा ले जाएगी। तो आपके इस बारे में क्या कहना होगा, इसमें कितनी इस बात में रियलिटी है कि क्या वाकई जो रिसर्च है एमएस की ये एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ले जाती है स्टूडेंट का या विद इन टाइम कंप्लीट हो जाती है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लेकिन जी रिसर्च अगर कोई बंदा इस बेसिस पे कर रहा है कि नहीं मैं रिसर्च करूं और मैं 6 महीने में कर लूँ या 4 महीने में कर लूँ, मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो मैं उसे रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि वो एमएस करे। रिसर्च जो होती है वो टाइम ले भी सकती है। ठीक है, किसी के अंदर टेम्परामेंट होना चाहिए, बेशक अगर साल ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंटेशन इस लेवल की वो बंदा कर लेता है कि पीएचडी लेवल तक की उसको आगे समझ आ जाती है कि यार पीएचडी में उसने क्या करना है, तो बस उसका तो काम 1 साल लेट होने से क्या हुआ, ये आगे पीएचडी तक का मसला हल हो गया। एमएस इज ऑलवेज a step towards PhD. It is not just a complete degree. मैं इसको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि एक बंदा एमएस करके ब्रेक लगा दे। ओके ठीक है, तो अगर 1 साल ज्यादा लग रहा है तो ओके फाइन। ओके। अच्छा हामिद साहब, ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये एक सवाल होता है कि क्या जो उनकी एमएस की रिसर्च है क्या वो जरूरी है कि किसी कॉन्फ्रेंस या जर्नल में पब्लिश भी होनी चाहिए तभी उनको एमएस की डिग्री मिलती है, ये ऑप्शनल होता है? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
यूजुअली ये ऑप्शनल होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। और हो जाए अगर कॉन्फ्रेंस या जर्नल में अगर पब्लिश हो जाए तो इट इज़ इवन बेटर, मतलब इट इज़ प्रेफरेबल बट नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ओके ओके, थैंक यू हामिद साहब कि आपने हमें टाइम दिया, आप और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, आपने हामिद अवान साहब की जो बातें हैं वो आपने सुन ली होंगी। तो आपने इन बातों पर अब अमल करने, और अगर जब भी आप एडमिशन लेने की सोचें, अगर आपने एमएस में एडमिशन लेने हैं, तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आपने इन सारी बातों पर ज़रूर गौर करना है ताकि आपको आगे जाकर कोई दुश्वारी ना हो। तो हामिद साहब, अगेन थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच हामिद साहब। इट्स माय प्लेजर शामिद साहब। ओके, ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह खुदा ज़िंदगी हाफिज। फिर मिलेंगे कभी, ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक अल्लाह यू, हाफ़िज़। खुदा हाफिज।